महज 2% वोट और विधानसभा की 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बेंगलुरु में हुई एकता बैठक में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों शामिल हुए थे। माना जा रहा था कि यूपी में कांग्रेस के साथ इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता अकेले चुनाव लड़ने की वकालत करते दिख रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े में स्थानीय कांग्रेस नेताओं की 2 बैठकें हो चुकी हैं। इसमें अकेले चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर सीनियर नेताओं के बीच एकमति नहीं दिख रही है। हालांकि इस पूरे मामले में कोई भी नेता खुलकर कुछ भी कहने से बच रहा है। उनका कहना है कि हाईकमान आखिरी निर्णय लेगा। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ 2024 के चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, ये फैसला अब राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। कांग्रेस के भीतर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर सर्वसम्मति नहीं दिख रही। दरअसल यूपी में लंबे समय के बाद कांग्रेस ने यूपी चुनाव 2022 में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी। इसने प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरोसा दिलाया है कि पार्टी भी भाजपा की तर्ज पर अकेले दम पर प्रदेश में उतर सकती है। ऐसे में एक बार फिर पार्टी किसी बड़े क्षेत्रीय दल के साथ कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं दिख रही। साथ ही पिछले दिनों अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिम वोट बैंक के भीतर से नाराजगी के मामले सामने आए। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए पार्टी किसी प्रकार का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं का दावा है कि पार्टी को लेकर एक अंडर करंट है। कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद स्थिति बदली है। भाजपा के खिलाफ जमीन पर असंतोष का भाव होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रति लोगों की उम्मीद दिखती है। कांग्रेस मुस्लिम पिछड़ा से लेकर सवर्ण वोट बैंक में पार्टी के प्रति माहौल बनाने का दावा करती दिखती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के प्रति लोगों के झुकाव का कारण अन्य पार्टियों पर अविश्वास है। 80 के दशक के बाद से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर ही रही। ऐसे में पार्टी नेताओं का दावा है कि पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 2019 में कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली। पार्टी के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए। केवल रायबरेली सीट पर पार्टी जीती। 6.3% वोट शेयर और सोनिया गांधी की जीत के साथ इस चुनाव में पार्टी आगे बढ़ती दिखी। यूपी चुनाव 2022 में बड़े दल से गठबंधन नहीं होने के कारण पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। कांग्रेस प्रदेश में 2.33 वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। 2019 में भाजपा ने करीब 50% वोट शेयर के आंकड़े को छुआ। यूपी चुनाव में 403 में से 399 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में स्थिति अलग होती है। ये चुनाव में दिखेगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोरोना महामारी ने महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई में बड़ी तबाही मचाई, लेकिन इस तबाही का इस्तेमाल नेताओं ने मोटी कमाई के लिए किया। कहा गया कि मुंबई में जंबो कोविड सेंटर्स बनाए जाएंगे और वो सेंटर्स बने भी, लेकिन इलाज के नाम पर करोड़ों की चपत लगाई गई। अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस घोटाले में शामिल संजय राउत के करीबियों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर भी शामिल है। कोरोना काल में मुंबई नगर निगम की ओर से मुंबई में कई जगहों पर जंबो कोविड सेंटर्स बनाए गए थे। आरोप है कि उस समय मुंबई नगर निगम के द्वारा अयोग्य लोगों को कोविड सेंटर्स का ठेका दे दिया गया था। इस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि जितनी कंपनीज को ठेका दिया गया उनमें से कोई भी कंपनी अनुभवी नहीं थी। इनकी स्थापना कोविड से कुछ समय पहले ही की गई थी। नगर निगम की ओर से कई नियमों को दरकिनार कर कंपनीज को ठेका दिया गया। माना जा रहा है कि ये सब संजय राउत के इशारे पर किया गया। बीएमसी कोविड घोटाला मामले में किरीट सोमैया के आरोप लगाने के बाद ये मामला सुर्खियों में आया और अब इस पूरे मामले में मुंबई में करीब 15 जगहों पर छापेमारी की गई। ईडी के द्वारा की गई इस कार्रवाई में इन आरोपों पर संजय राउत ने कहा कि सुजीत पाटकर सिर्फ मेरे दोस्त हैं। ईडी की जांच में सुजीत पाटकर के घर पर अलीबाग जमीन लेन देन के कागजात मिले हैं। लेन देन में पाटकर की पत्नी और वर्षा राउत का नाम लिया गया था। डॉक्टर सुजीत पाटकर ने कहा कि मैं लाइफ साइंसेज हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट फर्म में भागीदारों में से एक हूं, लेकिन कंपनी का स्वामित्व हेमंत गुप्ता के पास है और वह वर्ली में उनके क्लिनिक के नाम पर पंजीकृत है। रिपोर्ट
News of India. लोकसभा चुनाव के लिए 26 विपक्षी दलों ने नया गठबंधन बनाया है, जिसका उद्देश्य पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। इसके लिए विपक्ष ने पुराने यूपीए का नाम बदलकर नया नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA रखा है। कांग्रेस को यूपीए नाम इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि यूपीए नाम पर भ्रष्टाचार का दाग लगा था। लेकिन बड़ी बात यह कि नए गठबंधन में जितने दल शामिल हैं, उन्होंने अधिकांश घोटालों में, भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें फंसे होने की आरोप लगे हुए हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि इन लोगों ने देश के 20 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किसने कितने का घोटाला किया। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को घेरा। सिंधिया ने 1947 से लेकर 2023 तक कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े फैसलों पर तंज कसा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार कांग्रेस की विचारधारा ही जोड़ तोड़ करने वाली है। सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा कि 1947 सत्ता के लिए भारत तोड़ो, 1975 सत्ता के लिए आपातकाल लागू किया और 2022 में सत्ता के लिए तुष्टीकरण से ओतप्रोत भारत जोड़ो यात्रा की। 2023 सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन बनाया। ये जोड़ तोड़ की राजनीति वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा रही है। नए गठबंधन की सूरत भी वही, नीयत भी वही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सिंधिया ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों के लोग आते जाते रहेंगे, पर देश हमेशा रहेगा। ये पहली बार नहीं हुआ, इसमें उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। ये सिलसिला आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। कहीं और जाना हो तो हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सिंधिया परिवार किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। कूटनीति में सिंधिया परिवार की कोई पकड़ नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस ध्यान में रखते हुए राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इसे ध्यान में रखते हुए दल बदल का दौर भी शुरू हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह द्वारा जनहित में घोषणाएं की जा रही हैं। राज्य में कांग्रेस नेता कमलनाथ लगातार शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर हैं और इसी क्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर हमला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। The report, News of India. बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक के बाद विपक्षी दलों का एकता में दरार आने लगी है। पीएम मोदी ये पहले ही कह चुके हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे और नफरत करने वाले लोग बेंगलुरु में साथ खड़े होकर भला मुस्कुरा रहे हों, पर ये सच यही है कि अपने अपने राज्यों में लौटने के बाद ये फिर उसी राह पर चलेंगे जिस पर चलते आए हैं। विपक्षी दलों के बीच अब वही सब दिखने लगा है। जब सीपीएम के सीताराम येचुरी ने तो बैठक के ठीक पहले ही ये कह दिया था कि बंगाल में ममता बनर्जी से लेफ्ट का कोई समझौता नहीं होगा। सीपीएम की केरल यूनिट ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के साथ किसी भी सीट पर समझौता नहीं होगा। ये स्थिति तब है जब एक साथ खड़े होकर इनके नेता बेंगलुरु में हंसते मुस्कुराते बातें करते नजर आए थे। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस से दोस्ती अध्यादेश के मुद्दे तक ही रहेगी। उसके बाद सीटों को लेकर वे इतना रायता फैलाएंगे कि कांग्रेस खुद ही हाथ जोड़ लेगी। बिहार में नीतीश और लालू यादव के बीच सीटों की जंग छिड़नी बाकी है, क्योंकि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने 18 सीटें जीती थीं। मतलब बिहार में 40 में से आधी से अधिक पर उनका ही दावा होगा। सीटें लालू यादव को भी चाहिए और लेफ्ट को भी, इसलिए खेल तो वहां भी होना ही है। विपक्षी एकता के लिए बेचैन नीतीश कुमार के लिए तो बेंगलुरु सबसे खराब साबित हुआ। अपने स्वागत में लगे बैनर देखकर नीतीश का मिजाज गर्म हो गया। बैनर पर उनके नाम के साथ अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट लिखा था। बैठक शुरू होने से पहले ही नीतीश के लिए ये बड़ा झटका था। किसी भाजपा शासित राज्य में ऐसा हुआ होता तो माना जा सकता था बीजेपी की करतूत है, पर यह तो कांग्रेस शासित कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। बैठक में भी नीतीश को उसी तरह की जगह बैठने को मिली जैसा कि सीताराम येचुरी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को दी गई थी। बैठक का पूरा फोकस शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन जैसे नेताओं पर था। नीतीश कुमार को कोई पूछ नहीं रहा था। बैठक शुरू होने पर सबने कुछ कुछ कहा, लेकिन नीतीश चुपचाप देखते रहे। उनसे किसी ने कोई सलाह नहीं मांगी। गठबंधन का नाम तय करते वक्त उन्होंने आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, पर किसी ने उनको तवज्जो नहीं दी।
पहला उनका बदनामी करने वाला पोस्टर, दूसरा बैठने के स्थान पर, तीसरा बोलने के मौके पर, साथ ही एक सुझाव तक पर किसी ने विचार करने की जरूरत तक नहीं समझी। मतलब नीतीश कुमार को झटके पर झटका लगता रहा। अब नीतीश कुमार के हाथों से विपक्षी एकता की कमान कांग्रेस ने छीन ली है। कांग्रेस से मोहब्बत की हड़बड़ी नीतीश ने ही दिखाई थी। वे बार बार कांग्रेस को विपक्षी एकता के लिए कुरेद रहे थे। कांग्रेस ने उन्हें ही काम सौंप दिया। बुढ़ापे में किसी उत्साही युवक की तरह वे भाग दौड़ करते रहे, लोगों को समझाया, बताया, साथ आने को राजी किया। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। शुरू से अब तक कांग्रेस की जमीन पर वोट की फसल उगा रहे अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस की दुश्मनी गहरी रही है। लेकिन बेंगलुरु के विपक्षी मेले में दोनों मेले में बिछड़े भाई की तरह मिले। अरविंद केजरीवाल ने अपनी लड़ाई भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस के खिलाफ ही लड़नी शुरू की और उसी से 2 राज्य भी छीन लिए। लेकिन पलक झपकते ही दोनों पार्टियां एक हो गईं और कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलने की कसम भी खा ली। ये सब तो ऊपर ऊपर हुआ, लेकिन कांग्रेस की दिल्ली इकाई में चिंता का दौर शुरू हो गया है। माना यह जा रहा है कि केजरीवाल के साथ नई दोस्ती ने दिल्ली के कांग्रेस नेताओं को अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसकी कई वजह भी नजर आती हैं। दिल्ली अध्यादेश से पहले आम आदमी पार्टी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर थी। तब अरविंद केजरीवाल ने यह तक कह दिया था कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है और उसे वोट न दें। साथ ही कांग्रेस ने दिल्ली को गाली के समान बता दिया था। अजय माकन और संदीप दीक्षित जैसे पुराने कांग्रेसी भी दिल्ली आवास निर्माण पर हुए बवाल को लेकर आप सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे थे। विपक्षी दलों की बैठक से 1-2 दिन पहले ही कांग्रेस दिल्ली में यमुना के उफान को लेकर केजरीवाल सरकार को ही घेरती नजर आई थी। नौबत यहां तक आ गई थी कि कुछ नेताओं ने केजरीवाल से बयानों को लेकर माफी मांगने तक की बात कह दी थी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी कैडर की तमाम अपीलों को नजरअंदाज कर आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया। लेकिन नई दोस्ती ने दिल्ली कांग्रेस कैडर का मनोबल कमजोर कर दिया, जिसके बाद कई बड़े नेता सियासी भविष्य को लेकर सोचने लगे हैं। साथ ही पार्टी की प्रदेश इकाई में एक अलग किस्म का सन्नाटा पसर गया है। जानकार बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के केजरीवाल की दोस्ती के बाद कांग्रेस का दिल्ली में सियासी भविष्य अस्थिर हो गया है। उन्होंने बताया कि 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले, भाजपा को 38%, लेकिन कांग्रेस सिमटकर 4.26% पर आ गई थी। अब 2019 की स्थिति इससे अलग थी और भाजपा 57% के साथ शीर्ष पर थी और कांग्रेस 22.5% के साथ दूसरे स्थान पर। उस समय आम आदमी पार्टी 18.1% वोट पर। अब आम आदमी पार्टी नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का समर्थन कर चुकी है। खास बात यह कि कांग्रेस दोनों के ही खिलाफ है और इसी के चलते दिल्ली कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने समान नागरिकता संहिता का भी समर्थन किया और कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर कुछ भी खुले तौर पर कहने से बच रही है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का वीडियो सामने आने के बाद नया बखेड़ा शुरू हो गया। हालांकि पीएम मोदी, सरकार, अदालत, विपक्ष और देश दुनिया के लोग इसके लिए दोषियों को सख्त सजा दिए जाने के पक्ष में हैं। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि दोषियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन विपक्ष इस मसले पर सियासत करने के मूड में है। यही वजह है कि संसद के सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 4 मई के इस वीडियो को वायरल किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला। रविशंकर ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है। एक अपराधी गिरफ्तार भी हुआ, सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से सदन को नहीं चलने दिया वो सही नहीं है। उन्होंने मणिपुर की घटना पर कहा ये मई के पहले वीक की घटना है, लेकिन सदन के शुरू होने से एक दिन पहले ये वायरल हो जाती है। ये परिस्थितियां बहुत संदेहास्पद हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर कांग्रेस का इरादा संसद में बहस करने का नहीं है। वे इस मामले को लेकर सिर्फ पीएम मोदी को घेरना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने मणिपुर की घटना पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर भारत का हिस्सा है, भारत माँ का एक हिस्सा जल रहा है और कई दिनों से जल रहा है। पीएम चुप हैं, आप क्यों वहां की आवाज नहीं सुन रहे हैं? राज्य सरकार क्या कर रही है? इसके पहले रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो घटना मणिपुर की है वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी मर्माहत हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की, कार्यवाही का आग्रह किया है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देश में जागृति लाने की बात की है।
उन्होंने मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि हम इस पर बहस चाहते थे। लोकसभा में संसद के दोनों सदनों में यह हमारे लिए गंभीर विषय है और होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। किसी प्रदेश में हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा, ये बहुत पीड़ा की बात है जब भाजपा की ओर से राज्यसभा में पीयूष गोयल जी और लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो रही थी इस पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह उस मामले को इतना सख्ती से अपनी आवाज दी तो उसमें देश में एक साझेदारी का संकेत जाना चाहिए था। पूरी संसद एक है, पूरा देश एक है, इसका कितना पॉजिटिव मैसेज जाता मणिपुर में आप समझ सकते हैं। किस रूल में बहस की जाए ये बहुत पीड़ादायक है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और कहा कि मानसून सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदन शोर शराबे में डूब गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार मणिपुर में 3 मई के बाद के हालात पर संसद के अंदर प्रधानमंत्री के बयान और तत्काल चर्चा के लिए हमारी मांग पर सहमति नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों की बैठक के पहले मीडिया के माध्यम से संसद के बाहर से ही देश के नाम संदेश देना अधिक उचित समझा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिजली सब्सिडी घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी पसंद से DERC का चेयरमैन नियुक्त करना चाहती है, लेकिन LG ने किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जहां केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। अब सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से किसी को DERC का चेयरमैन नियुक्त करेगा। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी। CJI DY चंद्रचूड़ की रणनीति भी कारगर नहीं हो सकी है। CJI के कहने पर दोनों एक साथ तो बैठे, लेकिन DERC के चेयरमैन को लेकर एक साझा नाम नहीं दे सके। DY चंद्रचूड़ के पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट एडहॉक बेसिस पर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति करेगा। CJI पिछली सुनवाई में इस बात से काफी आहत थे। दिल्ली के 2 दिग्गज आपस में उलझ रहे हैं। उनका मानना था कि अगर दोनों एक साथ बैठकर कुछ देर के लिए बात करें तो कई मसलों का समाधान निकल सकता है। CJI की बेंच के पास DERC के चेयरमैन की नियुक्ति का विवाद पहुंचा था। CJI ने LG और केजरीवाल को हिदायत दी थी कि वो तक जिनके पास एक साझा नाम इस पद के लिए भेजें। हालांकि आज सुनवाई हुई तो केजरीवाल की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट LG के साथ मीटिंग में थे, लेकिन DERC चेयरमैन को लेकर किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए तारीख की मांग की। दूसरी तरफ LG की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे और SG तुषार मेहता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ही किसी की नियुक्ति कर दे। दोनों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि जिस जस्टिस को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था उन्हें इस पद पर काम करने दिया जाए, लेकिन सिंघवी अड़ गए। ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद फैसला हुआ कि जब तक इस मामले में कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट खुद इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास यह मामला लेकर दिल्ली सरकार पहुंची थी। दरअसल उसे केंद्र के उस फैसले पर आपत्ति थी। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार को चेयरमैन की कमान सौंपी गई थी। सरकार का कहना था कि LG ने उसके साथ इस मामले पर रायशुमारी भी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जस्टिस उमेश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित कर दिया गया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।